नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सर्वप्रथम इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से, उसे हम प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जो हमें ज्ञात करना होता है, जानना होता है, वह काल के आधार पर जो स्टोन एज था उस पर हम भागों में बांट करके हम बात करते हैं। तो आज हम जो प्राचीन भारत में क्या पढ़ना होता है, उसमें क्या जानना होता है, तो कैसे प्राप्त हुआ हमें, क्योंकि इतिहास के बारे में हम सबको मालूम है कि जो घटना घटित हुई, इतिहास यानी बीते हुए काल की घटना इतिहास कहलाती है। इसी में हम प्राचीन इतिहास की जब बात करते हैं, उसमें हमें कैसे किन साक्ष्यों के आधार पर हम उसे ग्राह्य बनाते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत की बात सबसे पहले आती है। आज हम ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हम बात करेंगे अभिलेखों के, उन अभिलेख और शिलालेखों के माध्यम से जिनके द्वारा हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज से हजारों वर्ष पहले की घटनाएं जो घटित हुई, आखिर उनका क्या प्रमाण मिला हमें, उन प्रमाणों के आधार पर ही तो हम इतिहास कह पाने में और बना पाने में सफल होते हैं। इन्हीं तथ्यों पर विचार करने के बाद आज हम आपके बीच अभिलेखों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है और साथ ही साथ जानकारी के उद्देश्य से भी हमें ज्ञात होता है कि पहले किस तरह से लोग अपनी जीविका का पालन किया करते थे। आइए इन अभिलेखों को हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, जिसे हम अभिलेख के रूप में जानते हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अभिलेख का अध्ययन जो होता है, इन अभिलेखों के लिए भी एक अलग शास्त्र की स्थापना कर दी गई, इन्हें एक अलग क्षेत्र बना दिया गया और एक महत्वपूर्ण प्रश्न राइज होता है कि अभिलेखों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो निश्चित रूप से अभिलेखों का अध्ययन अभिलेखा शास्त्र कहलाता है, लेकिन उसे हम एपिलॉजी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। और इस एपिग्राफी में हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। जितने भी अभिलेख हमें मिले, चाहे वह अशोक के मिले, या अन्य शासकों का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका अध्ययन हम करते हैं, वह है एपिग्राफी। तो निश्चित रूप से सबसे प्राचीन अभिलेखों की जब हम बात करते हैं तो वह आता है बोगा जकोई। ये बोगा जकोई वह अभिलेख है जिसमें कई देवताओं के नाम सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो उसमें जिन देवताओं के नाम उभर कर आए वो थे इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। इन देवताओं का नाम का पता जो चला वह हमें बोगा जकोई नामक प्राचीन अभिलेखों से पता चला। ये प्राचीन अभिलेख बोगा जकोई, जिसमें कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे देवताओं का नाम हमें ज्ञात हुआ। ठीक उसी प्रकार जब हम अनेक साधनों को देखते हैं, जिसमें कि सिक्के, मोहरों, मंदिर की दीवारों इत्यादि पर जो खने हुए, उगे हुए और उकेरे गए उन लिपियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में और जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत आरंभिक अभिलेखों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ था, वह सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेखों की बात हुई और उसमें हम जो है प्राकृत भाषा का साक्ष्य मिला। और ये लगभग ईसा पूर्व 3री सदी की बात है, जिसमें कि हमें प्राकृत भाषा का हमें उपलब्ध हुआ। दूसरी बार जब हम संस्कृत भाषाओं की बात करते हैं तो संस्कृत के रूप में ईसा पूर्व 2री सदी में संस्कृत भाषा के रूप में भी बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जब लिपियों की बात आती है तो सबसे अधिक लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि की रूप में उभर कर आया। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हुए वो ब्राह्मी लिपि में हुए। अशोक का शिलालेख जिनसे उस समय के अशोक की जो कार्य क्षेत्र रहा, अशोक का जो जीवन शैली रहा और बौद्ध धर्म से जो वह
आसक्त हुए, बौद्ध धर्म के प्रति जो उनकी रुचि हुई और युद्ध से जो अलगाव पैदा हुआ, इन सब बारे में जानकारी हमें ब्राह्मी लिपि में ही अधिकांश मिलती है। और अधिकतर शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिले, और ब्राह्मी लिपि की एक खासियत थी, यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। वही दूसरी तरफ कुछ लिपियां जो है अशोक के खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए, और जो कि पाकिस्तान और इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिला। अशोक की कुछ शिलालेख जो है वो खरोष्ठी में मिले, जो कि दाएं से बाएं की तरफ जाती है। और यूनानी एवं अरामाइक लिपि भी देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अधिकतर देखने को मिला। वहाँ के जो शिलालेख मिले वह इसी लिपि में लिखे गए थे, यूनानी और अरामाइक लिपि। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अभिलेखों की जिसमें कि कुछ राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये उदयगिरी के राजा यानी कि कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी हमें इससे प्राप्त मिलती है, और यह उदयगिरी क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और इसी शिलालेख में सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। अगर आप जाएं तो दूसरी तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा होती है, जो कई बार कई क्षेत्रों में कई परीक्षा प्रयोगी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा गया है। वह है जूनागढ़ अभिलेख। जी हाँ, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह शासक जो थे, शक वंश के शासक रुद्रदामन और अशोक तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त हमें होता है जूनागढ़ अभिलेख से। उसके बाद नासिका गुहा अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की धार्मिक सहिष्णुता व संस्कृति का उल्लेख मिलता है नासिका गुहा अभिलेख में। उसी तरह जब हम आगे बढ़ने के बाद हम जब देखते हैं तो यह प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ अभिलेख हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? तो यह प्रयाग इलाहाबाद से, जो गुप्तकालीन है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी विजय और उसकी जो नीति थी, किस तरह से वो कार्य अपना करते थे, राजकाज के बारे में विशेष जानकारी हमें मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। उनकी जो विजय नीति रही, जिनका वर्णन उनके जीवन से संबंधित व्यक्तिगत रूप का भी वर्णन जो है हरिसेन ने अपनी काव्य शैली में उजागर किया है। दूसरी तरफ जब आप पुराने अभिलेखों की बात करते हैं, उसमें सबसे पुराने अभिलेख में जो है अशोक के शिलालेख ही मिलते हैं, और जब उसे पहली बार पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई वह 1837 ईस्वी का जो शिलालेख पढ़ा गया, वह जेम्स जो है प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, जो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऊंचे पद पर थे। उन्होंने ही वह पहला शिलालेख पढ़ा, वह अंग्रेजों के नाम ही जाता है। दूसरी बात कि हड़प्पा संस्कृति के जितने भी अभिलेख मिले वह किसी लिपि में नहीं था, वह एक चित्रलिपि के रूप में था। चित्रलिपि यानी कि अपने भाव को एक चित्र के माध्यम से उकेर देना, किसी वस्तु की अस्तित्व को चित्र के माध्यम से उकेर देना हड़प्पा संस्कृति में ही यह प्रचलित था। वहाँ कोई ऐसी भाषीय लिपि नहीं थी, वहाँ वह चित्रलिपि के माध्यम से ही देखने को मिलता है। अगर आप अगले अभिलेखों की चर्चा करते हैं, ऐहोल अभिलेख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का जीवनी और उसके बारे में हमें पता चलता है। मंदसौर अभिलेख की अगर बात करें तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में उस पर चर्चा है, उनकी जानकारी मिलती है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने एक जगह पिरोने की कोशिश किया है ताकि आपको अन्यत्र खोजने की जरूरत नहीं पड़े, और इससे 2-4 प्रश्न आते ही हैं। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक जो थे वह भोज के बारे में इस पर चर्चा है। मेहरौली स्तंभ जो है वह अभिलेख जो है दिल्ली में है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय था, और गुप्तकालीन यह रहा है। और मेहरौली स्तंभ के बारे में विशेष जानकारी के तौर पे कहा जाता है कि यह ब्यास नदी के विष्णुपाद जो है पहाड़ी पर यह पहले स्थित था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है यह
कुतुब मीनार के समीप स्थापित किया गया है और यह तत्कालीन उस समय के जो धातु विज्ञान का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना के रूप में है, जिसके कारण इसे कुतुब मीनार के पास इसे स्थापित किया गया है। इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयी अभियान तथा चंद्रगुप्त द्वितीय जो इनके द्वारा जो 7 युद्धों का वर्णन है इस अभिलेख से मिलता है। किस तरह से इन्होंने बाल्टिका पर विजय प्राप्त करने की नीति बनाई थी, यह सब की जानकारी हमें मेहरौली स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में अभी दिल्ली में स्थापित है। दूसरी बात, मथुरा स्तंभ अभिलेख जो है वह अभी मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, गुप्तकालीन शासन था और इसमें जो है माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। साथ ही गुप्त संवत, जिस तरह से हम विक्रम संवत और सब संवत की बात करते हैं, उसी तरह से गुप्त संवत हुआ करता था, उनका प्रथम उल्लेख और जो है प्रथम वर्ष का जो है वर्णन उसमें मिलता है। साथ ही गुप्त सम्राट के धार्मिक सहिष्णुता का भी वर्णन इस मथुरा स्तंभ लेख में मिलता है। दूसरी बात, अगर हम गरुड़ स्तंभ लेख की बात करें, जिसे हम होलियोडोरस जो है स्तंभ भी कहते हैं, इस होलियोडोरस स्तंभ जो है बेशनगर में है और विदिशा राज्य से था। भागभद्र थे जो कि शुंग काल से संबंधित था और इसमें इन्होंने नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, किस तरह से इंसान आत्मसंयम कर और अपने त्याग व सतर्कता के बल पर अपने जीवन को जीता है, इसकी जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलता है। उसके बाद अगर हम एरन स्तंभ लेख की बात करें, एरन स्तंभ लेख 3 लेख मिलते हैं वहाँ पे। पहला एरन स्तंभ और दूसरा एरन है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। यह जो है मध्य प्रदेश में है एरन, और समुद्रगुप्त के बारे में पहले से जानकारी मिलती है और उसके व्यक्तिगत जानकारी इससे प्राप्त होता है और यह विदब्री लिपि में जो है शैली में लिखी गई है। और दूसरा जब एरन अभिलेख जो कि बुद्ध गुप्त से है, वो अभी बुद्ध गुप्तकालीन था, जिससे भगवान विष्णु का प्रमाण सर्वप्रथम मिलता है और साथ ही सप्ताह के दिनों का नाम का पहली बार जानकारी हमें इसी एरन स्तंभ लेख से मिलता है, जो कि गुप्तकालीन था। और भीतरी गांव जो स्तंभ लेख आपने पढ़ा होगा, यह भीतरी गाजीपुर में है और स्कंद गुप्त थे उस समय राजा, और गुप्तकालीन यह राज्य था और उसमें हुनों के आक्रमण का जो है जानकारी प्राप्त मिलता है एवं स्कंद गुप्त द्वारा किस तरह से जो है विष्णु मूर्ति की स्थापना की गई थी उसकी जानकारी मिलता है। तो ये जानकारी जैसे कि अभी भी आप देखते होंगे, कहीं पर कोई अगर किसी चीज़ का उद्घाटन होता है तो वहाँ पे एक शिला पट्टिका पर जो है नाम लिखा जाता है कि किनके द्वारा और किस तिथि में और कितनी लागत का यह भवन या यह सड़क बनाया गया। तो वही शिलालेख का जो पट्टिका होती है वो बाद में जो है जब खुदाई के दौरान उस समय जब हुआ होगा, वही अभिलेख और शिलालेख कहलाए। कुछ लोग दीवारों पर उत्कृष्ट नमूनों के साथ अपने किए गए कार्यों का उल्लेख करते थे, जो आज हम सबों के बीच प्राचीन इतिहास के माध्यम से इस अभिलेखों के द्वारा प्राप्त होता है। अगर आप बिहार स्तंभ लेख की बात करें तो बिहार शरीफ पटना में जो है स्कंद गुप्त के बारे में ही इसकी चर्चा है और स्कंद गुप्त द्वारा किस तरह से अश्वमेध यज्ञ कराने का तथा एक स्तूप के निर्माण का जो है इसमें चर्चा किया गया है। भिलसर स्तंभ लेख भी जो है महत्वपूर्ण है, जो कि एटा में है और कुमार गुप्त प्रथम थे और इसमें जो है गुप्त सम्राट की जो है वंशावली तथा कार्तिकेय मंदिर का जो है चर्चा जो है इसमें मिलता है। उसके बाद जो है अगर आप तालमुंडा स्तंभ लेख की बात करें तो सिमोग, मैसूर, शांति वर्मन या मयूर शर्मन गुप्तकालीन वर्णन इसमें मिलता है और कदम्ब वंश का जो है वर्णन इसी तालमुंडा स्तंभ लेख में मिलता है। कदम्ब राजा किस तरह से अपना शासन पल्लवों के साथ उसका किस तरह से जो है संघर्ष का उल्लेख हुआ था, वह सब इसमें आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है आप स्कंद गुप्त बिहार स्तंभ लेख में स्कंद गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने की बात आई थी और भिलसर में जो है वह गुप्त सम्राट वंशावली और कार्तिकेय मंदिर की जो है ये सब महत्वपूर्ण
शिलालेख हैं। इसके बाद हम प्राचीन भारत के उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस अभिलेखों में हम कई चरणों में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और प्राचीन भारत को जो है किस तरह से हम समझें, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से भी हो और जानकारी की दृष्टि से भी हो। तब तक के लिए धन्यवाद और निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे अपनी सलाह अवश्य दें। धन्यवाद।